बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा बायोलॉजी लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इससे हमारा बनता है लेक्चर नंबर 11। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे जाने से पहले हमें ये समझना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। के ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे बनते हैं सेल से। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेल्स किस तरतीब से आपस में मिलते हैं, या सेल्स की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके मुनज़्ज़म करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स के मिलने से ऑर्गेनिज्म किस तरह बनते हैं और किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहली टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, इसमें सबसे पहला वर्ड है यूनी। यूनी कहते हैं एक को। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन विच ए सिंगल सेल मेक्स एन ऑर्गेनिज्म। कि सेल की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसमें एक अकेला सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है या एक पूरा जानदार बनाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कामों की या जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस की या सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। अब चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनता है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर यानी कामों की तकसीम कैसे होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि एक बड़े प्रोसेस के अंदर होने वाले छोटे छोटे कामों को अगर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम करें तो उसको नाम देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होती है, अमॉन्ग ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। के एक सेल के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन ऑर्गेनेलीज के अंदर सर्वाइवल से रिलेटेड सारे अहम काम तकसीम शुदा होते हैं। अब इनमें काम कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो, या एक्सक्रीशन हो, या रेस्पिरेशन हो, या रिप्रोडक्शन हो, तो ये सारे काम एक सिंगल सेल के अंदर होंगे। और एक सिंगल सेल के अंदर ये सारे काम या तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के हवाले होंगे और या ये काम पूरे एक सेल के हवाले होंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स में आते हैं अमेबा, फिर क्लेमेडोमोनास, फिर यूग्लिना वगैरह। ये सारे ऐसे जानदार हैं कि इनकी पूरी बॉडी बनी होती है एक सेल से। अब इनमें एक एग्जांपल को अमेबा उठाकर हम उसमें डिवीजन ऑफ लेबर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अमेबा के एक सेल के अंदर ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजेशन। तो अमेबा के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है 2 ऑर्गेनेलीज के जरिए। उनमें एक ऑर्गेनेली है फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल क्या है? देखिए, जब अमेबा को खुराक की ज़रूरत होती है तो उसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आकर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या सेल मेम्ब्रेन के साथ लगते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ आती है। देखिए, ये सपोज करें हमारे पास एक अमेबा है और ये इसका फूड पार्टिकल है ये। तो ये फूड पार्टिकल सबसे पहले आकर लगेगा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब सेल मेम्ब्रेन के साथ ये लगेगा तो लगने के बाद यही सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी इन्वेजिनेट हो जाएगी, अंदर की तरफ आएगी फूड पार्टिकल को लेकर और एक पॉकेट की तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी।
फिर इस इन्विजिनेशन के बाद यही इन्विजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यही इन्विजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद इसके अंदर से जो नई स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फूड वैक्यूल का। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर एक फूड पार्टिकल है और फूड पार्टिकल के बाद फिर दूसरी चीज इसके अंदर है थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा और तीसरी चीज इसके अंदर है थोड़ा सा हिस्सा साइटोप्लाज्म का। तो ये एक फूड वैक्यूल बना। इसके बाद ये फूड वैक्यूल जो है ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स के जरिए से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा और फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आकर मिलेगा लाइसोसोम के साथ और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर मौजूद फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगी। तो इसी तरह एक सिंगल सेल के अंदर फूड वैक्यूल और लाइसोसोम ये दोनों मिलकर एक ही सेल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें एक्सक्रीशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये एक सिंगल सेल में कैसे होता है। देखिए, एक्सक्रीशन को डिस्कस करने से पहले इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं 3। क्योंकि ये एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला है, इसलिए इसके अंदर एक होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है फूड के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, और वो फूड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। और फिर तीसरे नंबर पे इसकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन के जरिए से। देखिए, जब कोई वेस्ट प्रोडक्ट बने इनकी बॉडी के अंदर, रिस्पायरेशन के नतीजे में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी सेल मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से बाहर निकल जाती है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो एमोनिया होता है, एमोनिया और वाटर को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के करीब लाते हैं और फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं और निकलकर सराउंडिंग वाटर में चले जाते हैं। तो इसके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन से। इसके बाद रेस्पायरेशन का प्रोसेस में कैसे होगा कि फूड वैक्यूल के जरिए से फूड आएगा और डाइजेस्ट होगा और डिफ्यूजन के जरिए से ऑक्सीजन इसकी बॉडी में आएगा। फिर डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है, रिप्रोडक्शन का ताल्लुक इसके पूरे सेल के साथ है कि जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो अमेबा का एक सेल तकसीम होकर 2 सेल्स बनाता है बाइनरी फियन के जरिए, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो अमेबा का एक सेल मल्टीपल फियन के जरिए से ज़्यादा अमेबा में कन्वर्ट होता है या ज़्यादा अमेबा में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अभी हमने ये पढ़ा कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर या लाइफ को बरकरार रखने के लिए जिन सिस्टम्स की या जिन कामों की ज़रूरत होती है वो सारे काम एक सिंगल सेल के अंदर कैसे होते हैं। इसके बाद दूसरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं। जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलकर कॉलोनीज बनाए उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको अगर हम बाकायदा डिफाइन करें तो इसकी डिफिनेशन ये होगी कि ऑर्गेनाइजेशन इन सेल्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर एक दूसरे के ताउन से रहते हैं, एक साथ मिलते भी हैं और मिलने के बाद जिंदगी के कुछ कामों के लिए वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है वॉलवक्स की। वॉलवक्स पानी में रहने वाला एक ग्रीन अलजी है। देखिए वॉलवक्स की कॉलोनीज किस तरह बनती है
कि एक सिंगल वॉल्वक्स जो है उसकी शेप यूं होती है, यूं कि स्फेरिकल शेप में होता है, या यूं समझे कि इसकी शेप रिजेंबल करती है क्लेमेडोमोनास की शेप से। तो ये एक वॉल्वक्स के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इसी तरह वॉल्वक्स के सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर जब एक जगह पर रहने शुरू करते हैं तो उसको नाम देते हैं कॉलोनी का। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कॉलोनी फॉर्मेशन होती किस तरह है, वॉल्वक्स के अंदर कॉलोनी बनती कैसे है? देखिए, कॉलोनी के अंदर बुनियादी चीज है सेल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वक्स, सैकड़ों वॉल्वक्स आपस में मिलते हैं तो उनसे बनती हैं छोटी कॉलोनीज, और फिर जब ये छोटी कॉलोनीज आपस में मिलती हैं तो उनसे बनती है एक बड़ी कॉलोनी। तो अब जो बड़ी कॉलोनी बनती है ये होती है स्फेरिकल फॉर्म में, मतलब ये है कि इसकी शेप राउंड होती है, गोल शेप होती है, और एक बड़ी कॉलोनी का डायमीटर होता है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर होने की वजह से ये एक बड़ी कॉलोनी जो है ये नेक्ड आई से भी नजर आती है। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह होती है कि लाइफ को बरकरार रखने के लिए या सर्वाइवल के लिए जिन कामों की जरूरत होती है वो काम कैसे होते हैं। देखिए, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहली ये है कि ज्यादातर काम जो सर्वाइवल के लिए लाजमी है वो एक कॉलोनी के अंदर मौजूद हर सेल परफॉर्म करता है, और कुछ मखसूस काम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए एक कॉलोनी के अंदर मखसूस सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वॉल्वक्स कॉलोनी की मोबिलिटी या वॉल्वक्स कॉलोनी की मूवमेंट, तो वॉल्वक्स कॉलोनी की मूवमेंट के लिए कुछ सेल्स होते हैं इस कॉलोनी में, उनको नाम देते हैं सोमेटिक सेल्स। इन सोमेटिक सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और इनकी साइज होती है छोटी, और अक्सर ये सोमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं एक कॉलोनी की पेरिफेरल साइड पर। पेरिफेरल साइड का मतलब है आउटर मोस्ट साइड पर। सपोज करें ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी की जो पेरिफेरल साइड होगी इसमें वॉल्वक्स सेल होंगे, और हर वॉल्वक्स सेल का एक फ्लैजिला होगा, और ये फ्लैजिला बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक वॉल्वक्स कॉलोनी की मूवमेंट के। फिर इसके बाद दूसरा एक काम होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी कुछ मखसूस सेल्स होते हैं, उन सेल्स की तादाद होती है कम और उन सेल्स की साइज होती है ज़्यादा। तो सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन आर इन स्मॉल नंबर एंड आर लार्ज इन साइज। तो ये जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं ये सेल्स कॉलोनीज की तादाद को और कॉलोनीज के अंदर वॉल्वक्स के सेल्स की तादाद को बढ़ाने के जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर में दो चीज़ें हैं कि ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं कि जो एक कॉलोनी में मौजूद हर सेल करता है, और कुछ मखसूस काम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए एक कॉलोनी में मखसूस सेल्स होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखें पहला लफ्ज़ है मल्टी। मल्टी कहते हैं मेनी को, और मेनी का मतलब है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो इसको डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन विच मेनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। कि सेल्स की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब सेल्स आपस में मिलते क्यों हैं, ये हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनसे टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज आपस में मिलकर बनाते हैं आर्गन, फिर आर्गन्स आपस में मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम, और फिर आर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो देखिए टिश्यू के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, फिर एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज, और फिर एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे
सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होता है बहुत ज़्यादा सेल से। फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। अब ये मल्टी सेलुलर कैसे हैं? देखिए, प्लांट्स के अंदर जो हिस्से होते हैं उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं कि उनमें एक किस्म ऐसी होती है प्लांट के पार्ट्स की कि उन्हें नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, कि उनका प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उनमें आते हैं रूट्स, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस। अब ये चारों हिस्से बने होते हैं बहुत सारे टिश्यूज से, और इनके अंदर जो टिश्यूज होती हैं वो बनी होती हैं बहुत सारे सेल से। फिर दूसरे नंबर पे प्लांट में जो पार्ट्स आते हैं वो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं फ्लावर। फिर एक फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज, मुख्तलिफ पार्ट्स, और हर पार्ट के अंदर फिर बहुत सारे सेल्स। तो जब वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मिलने से प्लांट बनता है, तो इसका मतलब ये है कि एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट के अंदर बहुत सारी टिश्यूज होती हैं, और हर टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो प्लांट्स आर एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर एनिमल्स भी आते हैं मल्टी सेलुलर में। देखें, एक एनिमल के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम, या नर्वस सिस्टम, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या और कोई भी सिस्टम हो। देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखी हुई है अपने इस लेवल की ऑर्गन सिस्टम लेवल की एग्जांपल लिखी हुई है कि ये बहुत सारे जब मिलते हैं तो इनके मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम बनता कैसे है? इनमें हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, और फिर हर ऑर्गन के अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ होती हैं, और हर टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एक एनिमल के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो इसका मतलब है एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट के अंदर एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए प्लांट, सरसों का पौधा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड प्लांट जो हमारे पास है उसका नाम है। और इसके बाद एनिमल के अंदर एग्जांपल देते हैं फ्रॉग की। एक मेंढक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और उसका ताल्लुक होता है एनिमल्स के साथ। तो इसके साथ ही हमारी 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर अपने अख्तिताम को पहुंचता है, और अपने नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।